अरे देश वालों, इन्हें पहचानो। वैसे न पहचानना तो संभव भी नहीं है, कम से कम भारत में रहने वाला इन्हें ना पहचानने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मगर आज इस वीडियो में हम इस तस्वीर को खोलेंगे नहीं, बल्कि फाड़ के भीतर झांकेंगे। ये आखिर अंदर है क्या, इन्हें लेकर हम विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि आज यदि खुल के चर्चा नहीं हुई तो फिर शायद ये देश कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए एक एक शब्द को बेहद ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पिछले कुछ सालों से जिस व्यक्ति के दम पर केंद्र की मोदी सरकार समूचे विपक्ष को टारगेट कर रही है, अब ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति खुद ही सुप्रीम कोर्ट के टारगेट के दायरे में आने वाला है। और यदि सच में सुप्रीम कोर्ट ने टारगेट कर दिया तो फिर समूचे विपक्ष को जेल भेजने की मंशा का क्या होगा। बेहद आसान भाषा में इस पर भी चर्चा करेंगे। एक 22 साल का लड़का किसी नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिसके बाद पीड़िता की मां पॉक्सो के तहत हाईकोर्ट चली जाती है और कहती है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने आरोपी लड़के को जमानत देते हुए जो बातें कही हैं और जिस तरह से पॉक्सो एक्ट की मूल भावना को समझाने का प्रयास किया है, वो बड़ा दिलचस्प है और महत्वपूर्ण भी है। विशेष ध्यान देकर इसे सुनिएगा। अब तक हम सब देख रहे थे कि पीएम मोदी के बारे में यदि कोई कड़वा शब्द किसी भी पार्टी का नेता बोल दे तो उसे वोटों का नुकसान होता था, यानी कि पीएम मोदी और समूची भाजपा उसे विक्टिम कार्ड की तरह यूज कर लेती थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में यह मामला पलट चुका है, पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। इस पर भी चर्चा होगी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि आतंकवादी कहां बनाए जाते हैं? आपके दिमाग में तुरंत पाकिस्तान और वहां के आतंकी कैंप आ गए होंगे, लेकिन आप गलत हैं। बिहार पुलिस ने इस कहानी को पलट दिया है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटवा बजा दीजिएगा। देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है, और तब तक बचा है जब तक आप दर्शक हमारे साथ हैं। हम किसी राजनीतिक दल या धन्ना सेठ की चाटुकारिता नहीं करते और ना ही उनके दम पर चलते हैं। इसलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें सहायता भेजने का प्रयास जरूर करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने देश में लोकतंत्र को स्टेनलेस स्टील की तरह मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसे लेकर बीजेपी नेता दिल्ली कोर्ट पहुंचे और कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को बदनाम किया है, उनके खिलाफ आतंक का माहौल बनाया है देश में। चूंकि इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों के लिए इन्हीं संगठनों और बीजेपी तथा उस वक्त के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया था, यानी आज के पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया था गुजरात दंगों के लिए। अब इस मामले में दिल्ली कोर्ट ने बीबीसी समेत विकिपीडिया और इंटरनेट आर्काइव को समन जारी किया है। वैसे एक और बड़ी खबर आई है। इसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि आने वाले एक साल में, यानी 2024 चुनाव से पहले पहले प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत एक नंबर पर पहुंच जाएगा पूरी दुनिया में, नीचे से। निश्चित ही आज गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिस अपने मालिक के सामने दांत चियारते हुए दुम हिला रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि साहब हमने कर दिखाया। पिछले साल हम 150 पर थे, इस बार हम 161 नंबर पर आ गए हैं और कुल मिलाकर 180 ही तो है, यानी कि मात्र 19 कदम ही तो और गिरना है। इसके बाद तो हमें विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इन लपटझंडिसों के मालिक अपनी जेब से चिल्लर निकाल कर छींट देते होंगे, बटेर लो लपटझंडिसों, अपना काम करते रहो, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। निश्चित बहुत जल्द हम लोग नीचे से नंबर 1 हो जाएंगे। हाल ही में द केरला स्टोरी नाम से एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यह प्रोपेगेंडा फिल्म है, पूरी तरह से झूठ पर आधारित है, क्योंकि जो दावे इसमें किए गए उसका कोई आधार नहीं है। पहले इस फिल्म पर बैन लगाने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का रास्ता खुला है, वहां जाइए, हम सुनवाई नहीं करेंगे। इसे लेकर मद्रास हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। इन परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि झूठ का रास्ता साफ है, 100 नहीं 1000 खून माफ है, लेकिन सच के गले में सांप है, मुंह खोले तो डस लिया जाएगा। अब पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हैं और ये चुनाव बीजेपी तथा कांग्रेस दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। अब तक जितने भी सर्वे आए हैं सभी में बीजेपी की करारी हार और कांग्रेस की अच्छी जीत दिखाई गई है। वहीं दोनों पार्टियों ने जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी किए और उनमें जिन मुद्दों को उठाया गया, यदि आप जनता और देश की बात करेंगे तो दोनों के बीच बेहद अंतर दिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब बजरंग दल पर बैन लगाने की बात हो रही है। पहले बैन लग चुका है। साल 1992 में नरसिंह राव की सरकार ने बजरंग दल पर बैन लगाया था। ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो गूगल पर सर्च करके देख लीजिए बाबरी विध्वंस के बाद किस तरह से बजरंग दल पर बैन लगाया गया था। आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कौन सा ऐसा सुंदर कार्य किया था जिसकी वजह से इन पर बैन लगाया गया था। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह सुन लीजिए कि साल 2008 में भारतीय जनता पार्टी के ही महत्वपूर्ण नेता कर्नाटक के वीएस येदियुरप्पा ने एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का काम था कर्नाटक में अल्पसंख्यकों खासकर चर्चों पर हो रहे हमले की जांच करना। यानी कि आज जिस येदियुरप्पा के कंधे पर बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक चुनाव
जीतना चाहती है, उन्हीं के बनाए गए कमेटी ने यह बताया था किस तरह से चर्चों पर हमले में बजरंग दल शामिल है। द वायर के अनुसार खुद बजरंग दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह क्लेम भी किया था कि हां, हम इन मामलों में शामिल थे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी कहा है कि हमलों के लिए बजरंग दल जिम्मेदार है। अब 2-4 घटनाएं और सुन लीजिए। कर्नाटक में हाल ही में हिजाब को लेकर विवाद छिड़ा था, जिसमें बजरंग दल के लोगों की भूमिका पाई गई थी। हाल ही में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं को कर्नाटक में मीट बेचने वाले एक व्यापारी पर हमले के लिए गिरफ्तार किया गया। 18 जनवरी 2022 को एक मुस्लिम नौजवान के ऊपर हमला हुआ, जिसमें बजरंग दल के लोग शामिल बताए गए। 1 अप्रैल 2021 को बजरंग दल के कुछ लोगों ने कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया, जो बस में किसी हिंदू लड़की के साथ यात्रा कर रहा था। इस मामले में बजरंग दल के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इनके खिलाफ दंगा करने, नफरत फैलाने, मारपीट करने और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। 28 नवंबर 2021 को ही बजरंग दल के कुछ लोगों ने मिलकर ईसाई लोग जहां प्रेयर करते हैं वहां जबरिया घुस गए और आरोप लगाने लगे कि यहां जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा था। हाल ही में 5 अप्रैल 2023 की एक घटना सुन लीजिए। एक मुस्लिम नौजवान को तथाकथित हिंदूवादी संगठनों ने कथित तौर पर पीटा, क्योंकि वो एक हिंदू दोस्त के साथ बस में यात्रा कर रहा था। 17 मार्च 2023 को ही कर्नाटक के शिवमोगा में कुछ महिलाएं होटल में नाइट आउट पार्टी कर रही थी। यहां पर बजरंग दल के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और महिलाओं के पार्टी करने का विरोध किया और कहा कि यह हमारे कल्चर के खिलाफ है, और यह भी आरोप लगाया कि यहां पर होटल में इल्लीगल कार्य होता है। और ये सब मामले तो थोड़े से पुराने हैं, थोड़ा नया वाला, ताजा वाला सुन लीजिए। हाल ही में रामनवमी के मौके पर बिहार में भयंकर हिंसा देखने को मिली थी। इस मामले में बिहार पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के बजरंग दल के कन्वेनर को नालंदा जिले से गिरफ्तार किया। हालांकि बिहार में हिंसा के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक पर भी मामला दर्ज हुआ है। हाल ही में माफिया और पूर्व सांसद विधायक अतीक अहमद पर 3 बदमाशों ने गोली मारकर सरेआम उनकी हत्या कर दी, जिसकी लाइव तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। पूरी दुनिया में डंका बजा था। इनमें से एक व्यक्ति भी कथित तौर पर बजरंग दल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। राजस्थान के नासिर और जुनैद का मामला तो आपको याद ही होगा, किस तरह से नासिर और जुनैद को उन्हीं की गाड़ी में जिंदा जला दिया गया। इस मामले में भी जिन लोगों पर FIR दर्ज हुई है, जो गिरफ्तार हुआ है, सब के सब कथित तौर पर बजरंग दल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एक और चीज ध्यान देने वाली है, बजरंग दल और इसके जैसे जितने भी कथित कट्टरवादी संगठन हैं, इन सब के चरित्र की एक खास बात यह है कि जैसे ही लगता है कि अब अपना आदमी पकड़ा गया है, मामला गड़बड़ हो सकता है, तो ये लोग हाथ पोंछ लेते हैं, यानी कि इनकार कर देते हैं कि ये इनका आदमी है ये नहीं है। कुल मिलाकर यूं समझ लीजिए कि आप खोज मारेंगे, लेकिन बजरंग दल के कार्यों में आपको वो तत्व कभी नजर नहीं आएगा जो इन्होंने अपने सूत्रवाक्य में लिखा है, जैसे सेवा, सुरक्षा और संस्कार। ये सवाल कितना आसान है कि अल्पसंख्यकों को सताना, उनके ऊपर हमले करना, उन्हें परेशान करना, उन्हें पीटना, उनकी हत्या कर देना, कौन से संस्कार हैं, कौन सी सेवा है और ये कौन सी सुरक्षा है? अल्पसंख्यकों को तो छोड़िए, इन्हें याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर सुबोध सिंह याद है कि भूल गए? कीर्ति आजाद ने लिखा है कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का भी एक परिवार था। हंसते खेलते परिवार को नजर लग गई बजरंग दल की। फिर क्या था? दिन दहाड़े एक बहादुर साहसी इंस्पेक्टर को मार दिया गया। आप लोग जरा सा समय निकालकर ढूंढने की कोशिश करिएगा कि इस तरह के जितने भी कट्टरवादी हिंदू संगठन हैं, उन्होंने किसी भी समाज की भलाई के लिए कौन सा काम किया है। हाल ही में कोविड-19 जैसी भयंकर महामारी आई थी, जरा पता लगाइए तो इस दौरान इन लोगों ने कितने लोगों की मदद की, कितनों की जान बचाई, कितनों को संभाला। बहरहाल अब आते हैं पीएम मोदी के बयान पर। कर्नाटक में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस बजरंग बली को ताले में कैद करना चाहती है, जय बजरंग बली बोलने वालों को कैद करना चाहती है। पहले कांग्रेस को राम से दिक्कत थी, अब बजरंग बली से दिक्कत है। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने बजरंग दल पर बैन को बजरंग बली पर बैन कह दिया। किसी बात को किस तरह से घुमाकर लोगों को टोपी पहनाई जा सकती है, इसका सर्वश्रेष्ठ नमूना यहां आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने साफ साफ बजरंग दल समेत PFI और जितने भी नफरत फैलाने वाले संगठन हैं या कोई व्यक्तिगत भी होगा तो उन सब की बात कही है, लेकिन पीएम मोदी ने किस तरह से इसे घुमाते हुए बजरंग बली को टारगेट कर दिया, यह देखने वाली बात है। अब सवाल यह है कि क्या जय श्री राम का नारा लगाकर हत्या करने वालों, लूटपाट करने वालों के गुनाहों को माफ कर दिया जाना चाहिए? क्या जय बजरंग बली का नारा लगाकर कोई भी असंवैधानिक कार्य किया जा सकता है? क्या अल्लाहू अकबर बोलकर यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो उसे सही ठहराया जा सकता है? तब तो कल को कोई आतंकवादी अल्लाहू अकबर बोल के बम फोड़ दे और कोर्ट में कहेगा कि मैंने तो अल्लाहू अकबर बोला था, या फिर मैंने बजरंग बली बोला था, या फिर मैंने जय श्री राम बोला था। मुझ पर एक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं धार्मिक आदमी हूं। क्या इस तरह के धार्मिक नारों को हिंसा फैलाने, नफरत फैलाने और हत्या करने के लिए ढाल बनाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने का बहुत ही बड़ा मुद्दा नहीं है? कैसे भारत के प्रधानमंत्री एक विवादित संगठन जिस पर हिंसा फैलाने, हत्या करने और इस तरह के तमाम प्रयासों के आरोप लगे हुए हैं, कैसे कोई प्रधानमंत्री उस संगठन की तुलना हिंदुओं के देवता से कर सकता है? क्या यह सारे हिंदू समाज का अपमान नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी समेत सभी हिंदुओं को इस मामले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? एक और बात समझने वाली
है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने किस तरह से भारत की जनता के सामने झूठ भरोसा है। हालांकि उनके लिए यह कोई नया काम नहीं, कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लोग और तमाम ऐसे हिंदू जिनकी भावनाएं दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग से आहत हो जाती हैं, क्या उनकी भावनाएं अब शांत रहेंगी? और यदि ऐसा नहीं है तो क्या ये लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? पिछले कई महीनों से या साल से कह लीजिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक मुद्दे की तलाश में थी। बहुत सारे प्रयास भी किए गए, हिजाब से लेकर मीट तक, और अब ऐसा लग रहा है कि अंतिम समय में यह आखिरी प्रयास किया जा रहा है। पुलवामा हमले को लेकर हुए इतने बड़े खुलासे पर जिस गोदी मीडिया ने एक बार भी मुंह नहीं खोला, वही गोदी मीडिया अब इस मुद्दे को लेकर स्टूडियो में कबड्डी कर रहा है, भांगड़ा कर रहा है। आज तक ऐसा माना जा रहा था कि पीएम मोदी पर कटाक्ष करना या उनके बारे में कोई गलत शब्दावली का प्रयोग विपक्ष के नेताओं के लिए भारी पड़ जाता है। विक्टिम कार्ड खेल के पीएम मोदी उसे अपने पक्ष में कर लेते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार कर्नाटक में हो रहा है जब पीएम मोदी के तमाम विक्टिम कार्ड के ऊपर कांग्रेस हमलावर होती जा रही है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयानों को लेकर कहा कि रोते क्यों हो। उन्होंने यह भी कहा कि 56 इंच इस 56 इंच का लेकर हम करेंगे क्या? हमको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, सर के ऊपर छत चाहिए। तुम्हारा 56 इंच देखकर हम क्या करेंगे? इतना ही शौक है दिखाने का तो दर्जी बुलवा लो, छाती का माप ले लो और नए नए जैकेट सिलाते रहो, क्योंकि हर कार्यक्रम में एक नया जैकेट पहनना होता है। पीएम मोदी की एक्टिंग करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि ये बोलते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मेरे को 91 टाइम्स गालियां दी गई। ये कोई कहने की बात है? आप प्रधानमंत्री हो, रो मत, आप सवाल का जवाब दो। लेकिन उसके बजाय आप हमेशा रोते ही रहते हैं। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने भी यही सवाल किया था कि प्रधानमंत्री जी जनता के मुद्दों पर बात करने की बजाय, सवालों के जवाब देने की बजाय अपना ही दुखड़ा रोने लगते हैं, हमको गाली पड़ रही है। राहुल गांधी ने भी यह सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक का चुनाव जनता के बारे में है, आपके बारे में नहीं। वहीं पीएम मोदी ने इस मामले पर कहा है कि कांग्रेस के गाली वाले कल्चर को चुनाव के दौरान जय बजरंगबली बोलकर सजा दीजिए। अब सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं कि जिस पार्टी के लोग शायद दुनिया के सबसे बड़े गालीबाज हैं, जिस पार्टी का आईटी सेल गालियां देने के लिए मशहूर है, जिनके लोग हर एक लाइन में गालियों की भरमार कर देते हैं, वो लोग दूसरों की गालियों की गिनती कर रहे हैं। आपको याद होगा पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के बारे में जर्सी गाय से लेकर कांग्रेस की विधवा तक का असामाजिक टिप्पणी की थी और इशारों में राहुल गांधी को हाइब्रिड कह दिया था। बहरहाल अब देखना यह है कि कर्नाटक में पीएम मोदी का विक्टिम कार्ड कितना चलता है या फिर फेल हो जाता है। पिछले कई सालों से आप लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं पर ईडी की जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक, तेलंगाना से बिहार तक, हर जगह विपक्ष को टारगेट करने के तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर लग रहे हैं। इसी बीच ईडी के मुखिया के कार्यकाल को लगातार बढ़ाए जाने को लेकर भी कई सवाल उठते रहे। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या आपके पास कोई अन्य सक्षम व्यक्ति नहीं है जिसको ईडी के मुखिया के रूप में बैठाया जा सके? आखिर क्यों बार बार संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा है? इस पर सरकार के वकील ने कहा कि जिन लोगों ने यह मामला उठाया है वो पॉलिटिकल लोग हैं और इन पर कई सारे मामले दर्ज हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पॉलिटिकल लोगों ने इस मामले को उठाया है, क्या यह एक आधार हो सकता है कि इस पर विचार न किया जाए? वहीं मुंबई हाईकोर्ट में एक बड़ा दिलचस्प मामला पहुंचा था। यहां पर 23 साल के एक युवक को जमानत देते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम नाबालिगों को रोमांटिक या सहमति से संबंध में दंडित करने के लिए नहीं बनाया गया है। यानी कि यदि कोई नाबालिग अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से किसी के साथ संबंध बनाए तो पॉक्सो उन्हें दंडित करने या अपराधी के रूप में ब्रांड करने के लिए नहीं है। पॉक्सो एक्ट का निर्माण बच्चों को यौन उत्पीड़न आदि के अपराधों से बचाने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए किया गया है। ये बातें पीड़िता की मां से कहते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। वहीं बिहार के एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एक अध्यापक को धमकाते हुए नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि 1 सेकंड में टेररिस्ट बनाना हमारा काम है, यानी कि हम 1 सेकंड में तुम्हें टेररिस्ट घोषित कर देंगे। हमारी पुलिस कब पुलिस बनेगी, इंतजार करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।